जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारिका और मैं कहूंगा आपको बीएसएससी कार्यालय परिचारी में आप एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज के इस वीडियो में जो प्रश्न आपको बताया जाएगा वो सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। उससे पहले आपको क्लियर कर दे, आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से मैथ आपका रहता है, जीके रहता है, हिंदी रहता है। ये तीनों सब्जेक्ट मिलाकर आपका बीएसएससी कार्यालय परिचारी का एग्जाम होता है। और इस वीडियो में जो भी आपको प्रश्न बताएंगे वो कभी न कभी आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है एवं चुनिंदा प्रश्न एवं सिलेक्टेड प्रश्न है जो कि सीधे इस बार के एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी का तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आज का आपका पहला सवाल क्या कह रहा है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था। याद रखिएगा, बिहार में जो स्वराज दल का गठन किया था वो आपका श्री कृष्ण सिंह ने किया था। किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने स्वराज दल का गठन किया था। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है और ये बिहार से इंपॉर्टेंट सवाल है, बिहार से रिलेटेड सवाल है, इसलिए ये सवाल आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जाता है। बिहार में स्वराज दल का गठन डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने किया था। डॉक्टर श्री कृष्ण हमारे बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे। बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा, बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। सबसे पहले मुख्यमंत्री बिहार का आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, बिहार का सबसे पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्री कृष्ण को कभी कभी बाबू श्री के नाम से भी जानते हैं, या श्री बाबू, सॉरी श्री बाबू के नाम से भी हम लोग पूछेगा आपके एग्जाम में। श्री बाबू के नाम से हम लोग किनको जानते हैं? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को श्री बाबू के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। या बिहार केसरी के नाम से हम लोग किनको जानते हैं? बिहार केसरी के नाम से हम लोग किनको जानते हैं? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये वाला सवाल छपेगा, तो अच्छे से देख लेना है। मैं आपको क्या क्या क्लियर किया थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे। सबसे पहले बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो स्वराज दल का गठन डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने किया था। कब किया था? 1923 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1923 ईस्वी में बिहार में स्वराज दल का गठन डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने किया था। ये तो गठन किए थे, स्थापना किए थे, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जाता है स्वराज दल का अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल का अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, स्वराज दल का आपका अध्यक्ष हो जाएंगे नारायण प्रसाद। कौन हो जाएंगे? नारायण प्रसाद हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम सिलेक्टेड प्रश्न है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। मैं वास्तव में कहता हूं कि आज का यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। अगले नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो सेम ही प्रश्न है। 2 नंबर आपके सवाल को हम लोग देख लेते हैं जो कि 2022 में पूछा गया सवाल है। नालंदा यूनिवर्सिटी, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको किसने नष्ट किया? उसको किसने द इंड कर दिया? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट कर दिया, या कभी कभी इसको ध्वस्त दे देता है। नष्ट करना या ध्वस्त करना या बर्बाद करना या जलाना कभी कभी दे देता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया। नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया गया था, तो वही वाला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया, या नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया, या किसने बर्बाद किया, या किसने ध्वस्त किया। सब प्रकार का क्वेश्चन एक ही है जो कि आपके एग्जाम में कभी कभी चेंज करके दिया जाता है। जैसे में यहाँ पर नष्ट है तो हो सकता है कि नष्ट की जगह दे दे कि किसने जलाया। ठीक है ना, तो सेम ही बात है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था उससे पहले हम लोग जान लेते हैं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया। वास्तव में यह क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया? सॉरी किसने बनाया? सबसे पहले किसने बनाया? तो किसने बनाया? तो याद रखिएगा, कुमार गुप्त ने बनाया था। किसने बनाया था? कुमार गुप्त ने आपका नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रख लेना है। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त ने बनाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया था? कुमार गुप्त ने बनाया था। और इसको नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी ने। जलाया किसने था? तो बख्तियार खिलजी ने जलाया था। वेरी वेरी दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है, तो अच्छे से देख लेना है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? तो बख्तियार खिलजी ने। किसने बनाया? कुमार गुप्त ने बनाया।
अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है, 3 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में जो राज्यपाल का नियुक्ति किया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि राज्यपाल का नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। राज्यपाल का नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि जो राज्यपाल का नियुक्ति होता है वह अनुच्छेद 155 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल का नियुक्ति किया जाता है। राज्यपाल का नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, अनुच्छेद 155 के तहत किया जाता है। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यहीं पर राष्ट्रपति पूछ दे, राज्यपाल की जगह पूछ दे कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शासन करते हैं, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शासन करते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। राज्यपाल का तो हो गया 155 अनुच्छेद के तहत। उसी प्रकार से राष्ट्रपति का पूछ दे, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शासन करते हैं, तो अनुच्छेद 356 के तहत, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन करते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाता है राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो अनुच्छेद 356 के तहत। और जो मैं आपको 352 बता रहा था यह आपातकाल से संबंधित है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है आपातकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो 352 से। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शासन करता है, अनुच्छेद 356 को। दोनों को क्लियर कर लेना है, दोनों इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में आ जाता है। जैसे में आपातकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है, मतलब आपातकाल तो 352 से, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद से संबंधित है तो 356 से। दोनों क्लियर है। अगर राज्यपाल की यहाँ पर बात करा तो अनुच्छेद 155 से, और अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 370 आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। उससे पहले आप लोग बताएंगे आप लोग को आज का क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, सबसे पहले रिव्यू आप लोग दे दीजिए, आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है ना, आगे चलिए। 4 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 2025 वाला जो 5 मई को एग्जाम हुआ था, ठीक है ना, 2025 में 5 मई को बीएसएससी कार्यालय परिचारी का एग्जाम हुआ था, उसमें यह सवाल पूछा गया सवाल है। जो सवाल पूछा गया है अभी हम आपको 1-2 मिनट के अंदर उस सारे क्वेश्चनों का अभी भंडारा खोलने वाले हैं। ठीक है ना, मैं आपको सब बताऊंगा कौन कौन सा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, किस लेवल का पूछा जाता है। कोई टेंशन नहीं लेने का, जब आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा, इसका जवाब आप लोग को देना है। ठीक है ना, क्योंकि इतना इजी सवाल है, आप लोग को बताना है। ठीक है ना, तो बताइए ये वाला जो सवाल है आपके एग्जाम में पूछा गया, जवाब आना चाहिए आप लोग को। 4 नंबर लिखकर कमेंट में फटाफट जवाब बताएंगे। ठीक है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है ना, और साथ ही क्षेत्रफल के साथ साथ आपको पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के हिसाब से भी आपको बात करना है। ठीक है ना, आगे चलिए, इसका जवाब आ जाएगा ना। चलिए अगला नंबर सवाल क्या है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, 2024 का सवाल है। और ऐसा सवाल बहुत दिन दिन पर पूछता है, जैसे में ये 2024 में पूछा था ना, ये वाला जब एग्जाम शुरुआत में जब स्टार्ट हुआ था ना तभी ये सवाल पूछा गया था। ये वाला सवाल आपके एग्जाम में मतलब कैसे कैसे पूछा जाता है, 5-6 साल के बाद पूछा जाता है। तो इस बार संभावना है भाई आपके एग्जाम में ये सवाल पूछ सकता है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा देख लेना है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है आपको अच्छे से याद रखना है। विटामिन सी का जो नाम होता है उसका होता है एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। फिर से एक बार हम लोग क्लियर कर लेते हैं, विटामिन सी का पूरा नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक क्या होता है, अम्ल होता है। ये विटामिन सी का पूरा नाम होता है या रासायनिक नाम इसको हम लोग कहते हैं। विटामिन ए का पूरा नाम रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का नाम होता है थायमिन, या इसको B12 भी कभी कभी दे देता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, याद कर लेना है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है ना, आगे चलते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 6 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है, बिहार का शोक। ये जो आपका क्वेश्चन है ये एकदम सिलेक्टेड प्रश्न है, VVI सवाल है जो कि BSSC कार्यालय परिचारी में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, अच्छे से देख लीजिएगा सवाल क्या कह रहा है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, याद रखिएगा बिहार का शोक हम लोग कोसी नदी को कहते हैं। बिहार का शोक
सोख हम लोग किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में छपने वाला सवाल है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। और बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? बिहार के साथ साथ आपको बंगाल का भी पता होना चाहिए, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बंगाल का शोक हम लोग किसको कहते हैं? बंगाल का शोक हम लोग दामोदर नदी को कहते हैं। बंगाल का शोक हम लोग किसको कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। बंगाल का शोक हम लोग किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है, याद रखिएगा। मैं आज के इस वीडियो में आपको ऐसा प्रश्न बताने वाला हूं जो कि सीधे बीएसएससी कार्यालय परिचारी में देखने को मिलेगा। तो चैनल को आप लोग क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली बीएसएससी कार्यालय परिचारी का क्लास मिलता है शाम में 7 बजे। अगर आप क्लास डेली बीएसएससी कार्यालय परिचारी का करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पर जो भी प्रश्न बताया जाता है वो सीधे एग्जाम इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न बताया जाता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल आपके बड़े भैया की समान है। मैं आपका बड़ा भैया की तरह है जो कि आपके पीछे हम खड़ा रहेंगे और आपको रिजल्ट देंगे। ठीक है ना, तो मेहनत कीजिए और हम मेहनत करेंगे, आप और हम मिलकर मेहनत करेंगे। इस बार क्यों नहीं सिलेक्शन होगा? बताइए क्यों नहीं होगा सिलेक्शन? जब आप और हम मिलकर मेहनत करेंगे तो। ठीक है, आप घर पर भी रिवीजन कीजिए, घर पर भी पढ़ाई कीजिए, और जो मैं क्लास करवाता हूं उसका भी रिवीजन कीजिए। इस बार रिजल्ट पक्का है, 100% चांस है कि इस बार रिजल्ट आपका होगा। बस फर्क क्या है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, दिल से मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है ना, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है? 7 नंबर सवाल कह रहा है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। 2023 का सवाल है। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? जो मौलिक कर्तव्य है हमारे भारत देश का, वह किस देश के संविधान से लिया गया है? उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जो भारत का संविधान है उसमें टोटल 395 आर्टिकल 395 आपका अनुच्छेद है। भारत के संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद है। तो यहाँ पर मौलिक कर्तव्य की बात करा कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से, जो हमारा संविधान बनाया गया है वह किसी न किसी देश से प्रेरित है। ठीक है ना, जैसे मौलिक कर्तव्य है तो वह रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। ठीक है ना, एक आपका दूसरा आता है वो ब्राजील से लिया गया है। मतलब जो जो कुछ इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो दूसरे देश से लिया गया है। ठीक है ना, तो जैसे में पूछेगा मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो रूस से हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ। इसको पूर्व सोवियत संघ बोलते थे, पहले इसको हम लोग क्या बोलते थे? सोवियत संघ बोलते थे। ठीक है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है। जब मौलिक कर्तव्य का पूछेगा तो रूस से लिया गया, बात खत्म। ठीक है, आगे अगले नंबर सवाल को चलते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये बिहार का सवाल है। बिहार का किस जिला में स्थित है? जगतपुर झील। जगतपुर झील बिहार के किस जिला में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 का सवाल है। जगतपुर झील बिहार के किस जिला में स्थित है? कोई बच्चे बता सकते हैं जगतपुर झील बिहार के किस जिला में स्थित है? भागलपुर में स्थित है। जगतपुर झील बिहार के किस जिला में स्थित है? भागलपुर में स्थित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये सीधे आपके एग्जाम में छपने वाला सवाल है। जगतपुर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? भागलपुर जिला में स्थित है। अब आपके एग्जाम में क्या क्या सवाल बनता है? जैसे में वाल्मीकि वन जीव अभ्यारण्य कहाँ में? ये आपका एक सवाल बनता है, जो कि पश्चिमी चंपारण में स्थित है। या बाघों के लिए बिहार में एकमात्र वन जीव अभ्यारण्य है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है टाइगर के लिए एकमात्र वन जीव अभ्यारण्य कौन सा है? टाइगर के लिए एकमात्र वन जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, बाघ के लिए, टाइगर के लिए एकमात्र वन जीव अभ्यारण्य वाल्मीकि वन जीव अभ्यारण्य। कौन सा हो जाता है? वाल्मीकि वन जीव अभ्यारण्य हो जाता है, जो कि आपका पश्चिमी चंपारण में स्थित है। क्लियर है? यहाँ पर जगतपुर झील है तो वो भागलपुर में। एक बार कमेंट करेंगे, आपको समझ में आ रहा है सर सारा बात? एक बार लिखेंगे यस गुरुजी। ठीक है ना, हुंकार के साथ एक बार यस गुरुजी कमेंट में आना चाहिए आप लोग का। ठीक है ना, चलिए अगला नंबर सवाल क्या? 9 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के लिए सीधे इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर। जो प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर है वह कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? 2022 का सवाल है। प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? आप लोग का जवाब आना चाहिए, क्योंकि इतना हल्का का जवाब है हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है ना, आप लोग इसका जवाब देंगे, 9 नंबर का जवाब देंगे। प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ है? प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ है? कोई बच्चे बताएंगे प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ है? बिल्कुल राइट आंसर आप लोग का रहा है। 98% बच्चों का सी ऑप्शन आ रहा है। 2% कहाँ गलती कर रहे हैं? एक बच्चे का मुंगेर,
काहे बाबू, पढ़ता नहीं है मुंगेर। मुंगेर में देखिए, मुंगेर में क्या होता है, मुंगेर में क्या होता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा, जैसे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बंदूक बनाने का कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है, तो बंदूक बनाने का कारखाना बिहार में मुंगेर में स्थित है। या सिगरेट बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है, बंदूक एवं सिगरेट। आपके एग्जाम में पूछा जाता है बंदूक एवं सिगरेट बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है, बंदूक एवं सिगरेट बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है, तो मुंगेर में स्थित है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है, इसका जवाब आप लोग को देना है। मुंगेर को आपको हम बता दें, बंदूक एवं सिगरेट बनाने का बिहार में कारखाना कहाँ है, तो ज्यादातर मुंगेर में। ठीक है, बात क्लियर है। यहाँ आपके प्रश्न में एग्जाम पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आगे देख लीजिए। अगला नंबर सवाल है पटना। पटना से क्या क्या क्वेश्चन बनता है, पटना से एक क्वेश्चन बनता है कि पटना जो हाई कोर्ट है, पटना जो उच्च न्यायालय है, उसका स्थापना कब हुआ था, तो 1916 ईस्वी में। उसका स्थापना 1916 ईस्वी में। और जो बच्चे इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वहीं पर आपका पीडीएफ डाला जाता है। जो भी क्लास होगा, क्लास के बाद आपको पीडीएफ वहीं पर डाल दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। कैसे ज्वाइन करने के क्या क्या फायदे होंगे, सबसे पहले तो जो क्लास डेली होगा बीएससी कार्यालय परिचारिका, वो आपको पता चलेगा। कभी कभी ग्रुप में रिवीजन वाला पीडीएफ भी डाल दिया जाता है, तो वो आपको, जो क्लास होता है उसका भी पीडीएफ आपको ग्रुप में ही डाला जाता है। तो जुड़ना कैसे, मेरे बातों को ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है नंबर का, ठीक है ना। फिर अपने फोन में सेव करके आपको जैसे भी कीजिए, इस पर आपको नंबर पर मैसेज करना है बीएसएससी, व्हाट्सएप मैसेज करना है बीएसएससी। क्या मैसेज करना है, बीएसएससी मैसेज करना है, यानी बिहार कार्यालय परिचारी, बीएससी मैसेज करना है। फिर मेरे तरफ से एक लिंक जाएगा आपके पास से, लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। और वहां से जो भी क्लास होगा बाबू आपको पता चलेगा। आप लोग इतना तेज है, इतना इंटेलिजेंट है, हमको पता है, ठीक है ना। आगे चलिए, आप लोग सब कर लेंगे। 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस बाहर निकलता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस बाहर निकलता है, कौन सा गैस बाहर निकलता है, तो जल से आपका O2 बाहर निकलता है, सॉरी O2 बाहर निकलता है। O2 का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन गैस हो जाता है, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल से कौन, यहाँ पर लिखना चाहिए था, जल से कौन सी गैस बाहर निकलता है, तो O2 यानी ऑक्सीजन गैस निकलता है। आपके एग्जाम में कभी कभी मान लिया जाए कि पूछ लिया जाए ऑक्सीजन वायुमंडल में लगभग कितना प्रतिशत है, कोई बच्चे बता सकते हैं वायुमंडल में ऑक्सीजन लगभग कितना प्रतिशत है, 21% है, 21% है। याद रखिएगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन लगभग कितना प्रतिशत है, 21% है। उसी प्रकार से नाइट्रोजन की बात करेंगे तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो गैस है वो आपका नाइट्रोजन है, ठीक है। आगे चलिए, 78%। अगला नंबर सवाल है 11 नंबर। आपका क्या सवाल कह रहा है, 11 नंबर आपका सवाल कर रहा है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। सवाल कह रहा है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? याद रखिएगा, सौर मंडल का सनशाइन स्टार कौन सा, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वो आपका शुक्र आ जाता है, वेनस आ जाता है। इसको इवनिंग स्टार भी कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, इवनिंग स्टार भी हम लोग इसको कहते हैं, या इसको हम लोग मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। इसका मतलब है सांझ का तारा, सुबह का तारा हम लोग किसको कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी का बहन, जुड़वा ग्रह, ये सब हम लोग किसको बोलते हैं, शुक्र को ही बोलते हैं, यानी वेनस को ही बोलते हैं। लाल ग्रह, रेड प्लेनेट या गुलाबी प्लेनेट, पिंक प्लेनेट, हम लोग मार्स यानी मंगल को कहते हैं, ठीक है ना। याद रखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। आप पूछेगा, जैसे मान लीजिए कि ऐसे पूछेगा तो नहीं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें। मान लीजिए कि आपको पूछेगा कोई कि लाल जो मंगल जो होता है वो लाल ग्रह क्यों होता है, मंगल का लाल ग्रह क्यों होता है, मंगल को लाल ग्रह क्यों कहते हैं, ऐसा सवाल पूछेगा तो आप उसको जवाब दीजिएगा कि देखिए, जो मंगल का जो सतह होता है, यानी मंगल का जो जमीन होता है, वहां पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। और आपको पता है आयरन मतलब क्या होता है, लोहा। लोहा का रंग हल्का कैसा होता है, भूरा यानी लाल टाइप का थोड़ा सा होता है। तो दूर से आप देखेंगे तो लाल या कभी कभी गुलाबी भी दिखाई देता है, इसके कारण मतलब उसको हम लोग लाल ग्रह। सीधा आपको जवाब देना है कि जो मंगल का सतह है उसके उस पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण कलर जो रहता है वो लाल दिखाई देता है। बात खत्म है, इतना सा। चलिए,
12 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। पॉपुलर सवाल है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बीएसएससी 2024 में पूछा गया सवाल है, आपको अच्छे से देखना है। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बिहार 1857 बिहार से पूछ रहा है, तो बाबू कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह आपके बिहार से नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है ना। काफी इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं खान बहादुर खान, ये आपके दिल्ली से विद्रोह कर रहे थे। बहादुर खान, ऐसे बहादुर खान जफर, मतलब ऐसा ही एक नाम था जो कि दिल्ली से विद्रोह कर रहे थे, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है, 13 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की प्रथम महिला जो राष्ट्रपति थी, आप लोग पता होना चाहिए। भारत की प्रथम वुमेन प्रेसिडेंट आपकी प्रतिभा पाटिल थी। कौन थी, प्रतिभा पाटिल, जो कि 2007 ईस्वी में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल थी। उसी प्रकार से आगे चलेंगे, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। उसी प्रकार से अभी के वर्तमान में बात करेंगे, भारत के वर्तमान महिला राष्ट्रपति कौन थी, द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है ना। उसी प्रकार से सरोजिनी नायडू को तो आपको पता है। चलिए 14 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट रूप में कभी कभी यकृत न देके हिंदी में लिख देगा लीवर। क्या लिख देगा, लीवर। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत रहे या लीवर रहे, दोनों सेम ही बात है, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगला नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। 15 नंबर सवाल है, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है, पंचायती राज सबसे पहले बिहार के किस राज्य में लागू हुआ था। सॉरी, सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था, बिहार का नहीं, सबसे पहले पूछा है कि किस राज्य में लागू हुआ था, 2025 का सवाल। तो पंचायती राज सबसे पहले जो लागू हुआ था वह आपका राजस्थान में लागू हुआ था। कहाँ में लागू हुआ था, राजस्थान में लागू हुआ था। याद रखिएगा, राजस्थान के किस जिला में लागू हुआ था, वो आपका नागौर जिला में लागू हुआ था। किस जिला में लागू हुआ था, नागौर जिला में लागू हुआ था। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, पूछा क्या जाएगा कि पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था, तो राजस्थान में। कहाँ में लागू हुआ था, तो राजस्थान के नागौर जिला है। कब लागू हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू हुआ था, ठीक है ना। काफी इंपोर्टेंट सवाल है। 16 नंबर आपका सवाल है, लोकनायक, लोकनायक के नाम से हम लोग किनको जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकनायक के नाम से हम लोग किनको जानते हैं, ठीक है ना। चलिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, लोकनायक के नाम से हम लोग किनको जानते हैं, सभी को पता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये बिहार के हमारे पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, इनको राष्ट्रकवि के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, लोकनायक के नाम से हम लोग किनको जानते हैं, जयप्रकाश नारायण को जानते हैं। लोकनायक के नाम से हम लोग किनको जानते हैं, जयप्रकाश नारायण, जिसको शॉर्ट शॉर्ट में जेपी बाबू कहते हैं। क्या कहते हैं, जेपी बाबू, जिसको शॉर्ट रूप में हम लोग क्या कहते हैं, जेपी बाबू भी कहते हैं, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकनायक के नाम से हम लोग किनको जानते हैं, जयप्रकाश नारायण को जानते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन किया था। आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, छात्र आंदोलन किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने आपका छात्र आंदोलन किया था। जयप्रकाश नारायण कौन, मतलब छात्र आंदोलन किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था। कब किया था, 1974 ईस्वी में। और उसी में जयप्रकाश नारायण ने आपने कभी सवाल देखा होगा, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, ये भी आपका जयप्रकाश नारायण ने ही दिया था, छात्र आंदोलन में 1974 ईस्वी में। क्लियर है, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल क्या करे, 17 नंबर आपका सवाल है, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 का सवाल है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, सभी को पता होना चाहिए। जो हीराकुंड बांध है, सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं, ये आपका उड़ीसा में स्थित है। ये आपका कहाँ में स्थित है, ओडिशा में आपका हीराकुंड बांध स्थित है। हीराकुंड बांध आपका कहाँ में स्थित है, ओडिशा में स्थित है। ये आपका महानदी पर स्थित है। ये आपका किस नदी पर स्थित है, महानदी पर। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है, 18 नंबर आपका सवाल है, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आपका सवाल कह रहा है, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। जो इसका प्रथम अध्यक्ष आपका हो जाएंगे, याद रखिएगा, इसका प्रथम अध्यक्ष राम दयालु सिंह। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, राम दयालु सिंह हो जाएंगे। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था वह किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो याद रखिएगा, ये सवाल जो है ये 2024 में पूछा गया सवाल है, ठीक है ना।
उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, पहली जो पंचवर्षीय योजना हुआ था वह आपका हुआ था 1951 से 56 में। पहली पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1951 से 56 में हुआ था। 1951 से 56 में आपका पहली पंचवर्षीय योजना हुआ था। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1951 में हुआ था। और मतलब ये वाला सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1951 से 56 था। यहाँ पर क्या बोल रहा है? गरीबी हटाओ का नारा। गरीबी हटाओ का नारा यह पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, जिसका कार्यकाल था 1974 से 1979। 1974 से 1979 इसका कार्यकाल था। ठीक है, याद रखिएगा, गरीबी हटाओ का नारा ये आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ठीक है ना, आगे चलिए। अच्छा, वो सेम हो गया सवाल, 19 तक सवाल है। अब यहाँ से हम लोग जीके, जीके तो हो गया ना, जीके के 20 प्रश्न को यहाँ पर हम लोग क्लियर किए। अब हिंदी के भी थोड़ा सा प्रश्न को देख लेते हैं, फिर मैथ के भी प्रश्न को देख लेंगे, ताकि हमारा सभी सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाए और पता चले हाँ कैसा कैसा सवाल आता है। ठीक है ना, तो जीके में आप देख लें कि इस लेवल का सवाल आता है। आप थोड़ा सा हिंदी में भी देख लीजिए और कुछ मैथ में भी प्रश्न देख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आ जाइए। सवाल क्या कह रहा है? अमृत का पर्यायवाची, अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा? जवाब आना चाहिए अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा। आपका सवाल पूछा गया सवाल है और आपका जवाब आना चाहिए अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? अमृत को अंबर बोलते हैं, बताइए तो। पीयूष बोलते हैं, या है बोलते हैं, या पावक बोलते हैं? हम लोग क्या बोलते हैं? कोई बच्चे बता सकता है? अंबर तो आकाश का पर्यायवाची होता है। अंबर किसका होता है? आकाश का पर्यायवाची होता है। ये पहले क्लियर कीजिए। है आपका एक तब से हम लोग घोड़ा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? घोड़ा को, है चाहे धावक। पावक होता है किसी का, लेकिन यहाँ पर याद नहीं है। यहाँ पर जो अमृत का पर्यायवाची होगा वह पीयूष का होगा। किसका होगा? पीयूष का होगा। अमृत का पर्यायवाची किसका होगा? पीयूष का होगा। अमृत किसका पर्यायवाची होगा? पीयूष का होगा। ठीक है ना, आगे चलिए। उत्थान शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? उल्टा उल्टा शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द, शब्द ऑपोजिट वर्ड से भी आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ये 2023 का सवाल है। उत्थान शब्द का आपका क्या विलोम होगा? तो पता होना चाहिए उत्थान का जो उल्टा होता है वो क्या होता है? पतन होता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्थान शब्द का उल्टा क्या होगा? पतन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। 3 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है? जो बहुत बोलता हो, जो बहुत बोलता हो उससे क्या कहते हैं? उससे क्या कहते हैं? बीएससी में पूछा गया सवाल है। जो बहुत बोलता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो बहुत बोलता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। जो बहुत बोलता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। 4 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है कि नाक का बाल होना, नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा अधिक प्यारा होना। ये सभी को पता है, नाक का बाल होना यानी बहुत अधिक प्यारा होना। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल इंपोर्टेंट हो जाएगा। 5 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है? 5 नंबर सवाल कर रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ये 5 नंबर में आपको देखना है कौन सा वर्ड यहाँ पर सही है, कौन सा शब्द यहाँ पर सही है। तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो आशीर्वाद। इस प्रकार से जहां पर आशीर्वाद लिखा रहेगा वहीं देखिए, ज्यादातर बच्चे ये वाला लिखते हैं और ये वाला गलत भी हो जाता है। ठीक है ना, ये वाला आपका गलत होगा। ये वाला आशीर्वाद आप देख लीजिए, ये वाला आशीर्वाद सही होगा। चलिए, 6 नंबर आपका सवाल है कि राजपुत्र, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में आपका कौन सा समास है? याद रखिएगा, राजपुत्र में, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। यहाँ पर दोनों शब्द प्रधान है, जिसमें दोनों शब्द जिसका संधि विच्छेद करें और उसका दोनों शब्द प्रधान है तो वो आपका तत्पुरुष समास हो जाता है। वो आपका कौन सा समास हो जाता है? तत्पुरुष समास हो जाता है। बहुब्रीहि में भगवान का नाम है, द्वंद्व में बीच में हाइफन लगा रहेगा, जैसे में राम सीता, जैसे में राम सीता, इसको राम पिता लिख रहे हैं, देखिए राम सीता, राम सीता। ये बीच में आपका हाइपन वाला चिन्ह लगा है, जिसको हम लोग हिंदी में योजक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, आगे चलिए। 7 नंबर आपका सवाल है पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन का संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। पवन का, तो पो प्लस में अन तो मिलके क्या बन जाएगा? पवन। पो प्लस अन मिलके क्या बन जाएगा? पवन। अगला नंबर सवाल है 8 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है? लड़का शब्द का बहुवचन क्या होगा? लड़का शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो याद रखिएगा, लड़का शब्द का जो बहुवचन होगा वह लड़के होंगे। कहता है ना कि लड़का के लड़के। आप लोग भी हिंदी में जवाब देते जाइएगा और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा, 20 में से आप लोग का कितना स्कोर होता है। ठीक है ना, आ गया ये। 9 नंबर सवाल है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ठीक है ना, ये सिंपल सवाल है आपके बीएससी में, हालांकि ये पूछा गया सवाल है। ठीक है, आपको भले ये सवाल सिंपल लगे, ये सवाल पूछा गया है। ठीक है ना, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा, संज्ञा का जो भेद होता है वह कितने होते हैं? कोई बताइए हमको। 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। चलिए,
10 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है, अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है, एकमात्र सहारा होता है। क्या होता है, एकमात्र सहारा होता है। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है, एकमात्र सहारा होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है 11 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है, आकाश का विलोम शब्द क्या है, आकाश का विलोम शब्द क्या है। याद रखिएगा, आकाश का विलोम शब्द क्या है। आकाश का जो विलोम शब्द आपका होगा, आपको इसका जवाब देना है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, आप लोग जवाब दीजिए। अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। जो सब कुछ जानता हो उससे हम लोग क्या कहते हैं, जो सब कुछ जानता हो उससे हम लोग क्या कहते हैं। जिनको जिनको पता है फटाफट जवाब देंगे कमेंट में, और जिनको नहीं पता वो जान जाएंगे। जो सब कुछ जानता हो उसे हम लोग सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है ना, आगे ये अगला नंबर सवाल है, हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा है, हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा। तो याद रखिएगा, हिमालय में आपका क्या आएगा, हिमालय। हिमालय कहने का मतलब है एक ही उपलब्ध है। तो जो दुनिया में एक ही चीज हो, अगर हम समझाना चाहें तो जो दुनिया में एक ही चीज हो वह व्यक्तिवाचक है, जिससे एक का बोध हो। ठीक है ना, दुनिया में एक ही हो उससे हम लोग व्यक्तिवाचक कहते हैं। और जातिवाचक जिससे पूरा समूह मतलब पूरा जाति का बोध कर दे। जैसे में गाय बोलेंगे तो पूरा गाय का बोध कर देगा, गाय उजरा रहे काला रहे चाहे छोटा रहे चाहे बड़ा, पूरा गाय का बोध कर देगा। ठीक है ना, उसी प्रकार से समूहवाचक हो जाता है। और उसी प्रकार से भाववाचक, जिसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। आंख फेर लेना, आंख फेर लेने का अर्थ क्या होता है, उदासीन हो जाना, उदासीन हो जाना यानी प्रतिकूल हो जाना, प्रतिकूल हो जाना। ठीक है ना, मतलब उसके उल्टा हो जाना। चलिए, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएससी 2024 में पूछा गया सवाल है। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। याद रखिएगा, कमल का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह आपका होता है पंकज। क्या होता है, पंकज, आपको भी पता होगा। 16 नंबर आपका सवाल है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें कौन सा कारक है। जैसे में वृक्ष से पत्ते गिरते हैं मतलब कोई चीज किसी से अलग हो रहा है, तो आपका अपादान कारक होता है। या इसका विभक्ति भी याद करेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान काके की अपादान से, ऐसे होता है अपादान से, तो वृक्ष से। यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा पकड़ना रहता है तो आप पकड़ लेंगे। ये विभक्ति टोटल 8 होता है, आपको याद कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन वहां से सही हो जाएगा। ठीक है ना, या ऐसे नहीं उतना याद होता है तो कोई भी चीज, जैसे मैं घर से मैं बाहर जा रहा हूँ तो मैं घर से अलग हो रहा हूँ, तो जो चीज से आप अलग होंगे वो अपादान कारक, बात खत्म। ठीक है ना, आगे आइए। 17 नंबर आपका सवाल कौन सा है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। ठीक है ना, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा। जैसे में दही, अपवाद में दही आपका पुल्लिंग आता है। जैसे में आप लोग सोचते होंगे कि जिसके लास्ट में ई आए वो स्त्रीलिंग होता है, लेकिन अपवाद में दही हो गया, अपवाद में मोती पुल्लिंग हो गया, पानी अपवाद में पुल्लिंग हो गया, लेकिन नदी यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। नदी, नदी बह रही है, जैसे में नदी बह रहा है ऐसा कभी नहीं, नदी बह रही है। आप वाक बना के भी ऐसे पकड़ सकते हैं। ठीक है ना, 18 नंबर सवाल आपका क्या कर रहा है, 18 नंबर आपका सवाल है, गणेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। 2025 का सवाल है, गणेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो याद रखिएगा, गणेश का जो संधि विच्छेद होगा वह गण प्लस में ईश होगा, गण प्लस में क्या होगा, ईश हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। गणेश का सही संधि विच्छेद गण प्लस ईश हो जाएगा। 19 नंबर आपका सवाल क्या है, आग का तत्सम शब्द क्या होता है, आग का तत्सम शब्द क्या होता है बताइएगा। आग को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, अग्नि बोल सकते हैं। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आग को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, अग्नि बोल सकते हैं। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है, घृणा शब्द का उल्टा क्या होगा। घृणा का मतलब नफरत करना, ईर्ष्या करना, गुस्सा करना, ये सब गलत हो जाएगा। घृणा का उल्टा क्या हो जाएगा, प्रेम करना यानी प्यार करना। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग 20 हिंदी का भी कर लिए, तो आप लोग अपना स्कोर फटाफट बताएंगे। उसके बाद हम लोग मैथ के प्रश्न को देख लेते हैं। तो जितना बताइएगा कितना प्रश्न आपका सही हुआ। ये आपका लाभ प्रतिशत यानी लाभ और हानि क्रैमुल बिक्रैमुल से आपके एग्जाम में एक सवाल पूछा जाता है, और जो कि यहाँ पर दिया गया है ये 2024 का सवाल है। सवाल कह रहा है, एक वस्तु को 500 रुपया में खरीद कर, 500 रुपया में खरीद कर उसे 600 रुपया में बेचा जाता है। 600 रुपया में क्या किया जाता है, बेचा जाता है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत कैसे निकालता है, ध्यान से समझिएगा। यदि किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीद कर 600 में बेच दिया गया तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपको लाभ पता होना चाहिए। तो लाभ कैसे निकलता है, 600 में से 500 घटा देंगे, विक्रयमूल माइनस क्रयमूल करेंगे तो लाभ आ जाएगा। तो लाभ यहाँ पर आएगा आपका 100 आएगा। लाभ आपका कितना आएगा, 100। यहाँ से निकालेंगे लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है लाभ गुना 100 बटा क्रयमूल। तो लाभ आपका 100 आया, गुना में 100 आपका होता है, बटा में क्रयमूल आपका 500। ये 100
100 से 500 काटेगा 5 बार में, 5 से 100 कटेगा 20 बार में, 20% क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत, तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या को देख लेंगे, 1 2 3 4 5। एक से जो संख्या स्टार्ट होता है और लगातार चले जाए उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर 5 प्राकृत संख्या का औसत पूछा है, तो औसत मतलब सभी का जोड़, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15। यहाँ पर 15 आपका हो जाएगा। टोटल में जितना संख्या रहता है लिख देते हैं, 15/5 तो कितना हो जाएगा, 3, खत्म। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर सवाल है 480 का 25%, 480 का 25% कितना होगा, 480 का 25%, तो 25/100। यहाँ से इस प्रकार से होगा, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, या पर 1 मिनट रुक जाइए, उससे नहीं काटिए। 25 से 100 कितना बार में, 4 बार में, 4 से कितना बार में, 120 बार में, 4 से 480 120 बार में, सी ऑप्शन खत्म। अगला नंबर सवाल क्या कर है, आयत से आपके एग्जाम में सवाल नहीं पूछा जाता इसलिए कट, कभी कभी एक बार आ जाता है, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं। ये वाला सवाल देखिए कैसे लिख दिया है, ये सवाल सही से नहीं है, नहीं तो आपको हम करवा देते हैं। ठीक है ना, देख सकते हैं यहाँ पर टाइम से लिख दिया है, डिवीजन लिख दिया है, ऐसे करके। ठीक है ना, चलिए ये भी सवाल नहीं आएगा आपके एग्जाम में, ये सिंपल लेवल का, हालांकि एक बार 23 में पूछा गया सवाल है। देखिए कितना सिंपल है, आप लोग भी इसका पढ़कर जवाब दे सकते हैं, तो जवाब दे दीजिए। चलिए अगला नंबर सवाल है 7 नंबर, हाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 2022 का सवाल है। ये आपको सवाल हम कई बार बता भी चुके हैं। सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है जो संख्या एक और केवल अपने आप से कटे वही अभाज्य संख्या, यानी दो यहाँ पर जीरो नहीं होता, एक नहीं होता, यहाँ पर दो सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है। ठीक है ना, लघुत्तम समाप पद तक आपको बताए हैं, ऐसा सवाल नहीं पूछा जाता, भिन्न वाला पूछा जाता है, और आपको हम कई बार रिवीजन भी करवा चुके हैं, इसलिए इसका आप लोग जवाब बताइएगा, इसका लघुत्तम क्या होगा। ठीक है ना, इसका ये भी सवाल जैसे तैसे लिखा हुआ है, ये भी सवाल देख लेते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यदि एक साइकिल को 2500 रुपया में खरीद कर 10% के हानि पर बेचा गया, मतलब 2500 में खरीदा, 10% का हानि हुआ, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य बराबर जब भी निकालना रहे, सीपी बराबर एसपी बराबर जब भी निकालना रहे, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2400 दिया है, 2400 लिख देंगे। ठीक है ना, 2400 गुना, 2400 गुना, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। ठीक है ना, ध्यान से देखना है। 10% का हानि हुआ तो कोई भी चीज आपका 100% का होता है, उसमें 10% का हानि हुआ तो 90, अब बट्टा में आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, 9 चौका 36 हो जाएगा, 9 चौक 36 36, और यहाँ पर 18 3 कितना हो जाएगा, 21, 2160 रुपया। उसको मतलब 10% का हानि हुआ तो इतना, सही है ना, गुना किया शायद सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका लास्ट वाला का थोड़ा सा आप लोग भी सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर सूत्र जो होता है उस पर बैठाकर देख लीजिएगा। ठीक है, हाल फिलहाल में तो हम सिर्फ क्वेश्चन आपको बताकर जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में जो होगा तो हल्के के साथ ओरिजिनल पेपर आने वाला है। ठीक है ना, यानी पिछले साल का जो पेपर हुआ था खुद हम वो पेपर लेके आने वाले हैं। तो ठीक है, अगले क्लास के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका सॉल्व करके कमेंट में जवाब दे दीजिएगा। हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर हम समाप्त करने के चक्कर में है। ठीक है, उसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगले वीडियो में इस प्रश्न को हम लोग देख लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।